नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हादसों पर सचेत चार धाम यात्रा विशेष। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चार धाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चार यात्रा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालु यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। वहीं चार धाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग जिले में बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 यात्री सवार थे, जिसको लेकर विपक्ष ने चार धाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेर लिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित चारधाम यात्रा में इस बार न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था को बल्कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशन राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था की है, जिसके तहत अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वृद्ध, हृदय व सांस रोगियों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार आने वाले लोग भी होते हैं। इनके लिए ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी स्वास्थ्य गंभीर जोखिम बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को त्रिस्तरीय स्तर पर सशक्त बनाया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता इस वर्ष केवल तीर्थयात्रियों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए हम तकनीकी विशेषज्ञता और मानव संसाधन तीनों पर समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जैसे चारधाम जिलों में इस बार 49 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट को सक्रिय किया गया है। वहीं ट्रांजिट जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि श्रद्धालु न केवल अपने आराध्य के दर्शन करें बल्कि सुरक्षित व संतोषजनक अनुभव के अपने गंतव्य तक लौटें। चार धाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार टीम्स गठित भी हो गई हैं और इसके साथ साथ जो हमारी फूड वैन है वो भी हमें एक वैन एक्स्ट्रा मिल गया है और अभी ये वैन जगह जगह पे जाके हम लोग रैंडमली चेकिंग कर भी रहे हैं। सैंपल्स का जो है मौके मुआयना किया जा रहा है और स्पॉट पे हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सैंपल्स हैं उसका रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमने यहाँ पे जो FDA का ऑफिस है वहाँ पे जो लैब एस्टैब्लिश्ड है उसको भी हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं। और चारधाम के लिए वर्तमान में 9 हेली कंपनियाँ जो है अलग अलग स्थानों से धाम के अलावा केदारनाथ के लिए भी हेली सेवा प्रदान कर रही हैं। लेकिन यात्रा काल शुरू होने से अब तक पिछले जो 40 दिनों में है लगभग यानी 6 हेली क्रैश हो गए हैं और इसमें से 8 मई को जो हेली क्रैश हुआ था गंगनानी में उसमें 6 लोग काल कलवित हुए थे और इसके अलावा समय समय पर जो भी हुआ है वो हेली क्रैश हुआ
आज ये जैसी घटना है, क्रिस्टल एविएशन का जो हेली था केदारनाथ के लिए जिसने उड़ान भरी थी, वो भड़ासों में किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग उसकी हुई है। लेकिन फिर से सवाल यही उठ रहा है कि ये जो तकनीकी खामियां, लेकिन ये मानव सृजित तकनीकी खामियां हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ये हेली सेवाएं प्रदान कर रही हैं, इसमें बड़ी तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं का इसका अध्ययन करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं चारधाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सिरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेसन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि राहत की खबर यह है कि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। वहीं चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार के आगे कई सवाल खड़े किए। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। खंड में लगातार हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को ले जाने की जिम्मेदारी जो है हेलीकॉप्टर सेवाओं पर है और बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अगर उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं होंगे, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, मनमाने तरीके से हर मिनट उड़ानें हो रही हैं, जो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर के है उसका पालन नहीं हो रहा है और जांच जो है आती नहीं है। बार बार जांच की बात होती है। उत्तरकाशी के हेलीकॉप्टर हादसे को आप ले लीजिए, 6 लोगों की जान उसमें चली गई थी। केदार घाटी में 15 दिन में 2 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। ये जो हेलीकॉप्टर जो बेतासा उड़ रहे हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हेमकुंड साहिब में, इनमें ये हमें रोक लगानी चाहिए। हमारे अस्थायी व्यवस्था बननी चाहिए। कौन इसमें पैसे कमा रहा, कौन माफिया बन रहा है, आपने देखा। वो कहता है डगा मार हेलीकॉप्टर भी पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। पहले बसें डगा मार होती थी, टेम्पो डगा मार होती थी, अब हेलीकॉप्टर भी डगा मार हो गए। तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है और निकम्मापन है, जो किसी भी चीज को नीति निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, हवाई में बातें कर रहे हैं। उसी लिए ये घटनाएं हो रही हैं और जांच भी जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यहाँ पर तमाम घोटाले, 56 घोटाले कांग्रेस के टाइम में हुए और मैं नहीं समझता हूँ कि 1000 घोटाले भारतीय जनता पार्टी के समय में होने जा रहे हैं। और जो अभी हुए हैं, अभी उनको अगर यदि ढंग से सीबीआई या किसी अच्छी स्वतंत्र एजेंसी काम करे, देश की कोई स्वतंत्र एजेंसी काम करे, तो सारे लोग जो भ्रष्ट अधिकारी और नेता हैं वो जेल में रहेंगे। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही गंभीर है और इन सारे विषयों को लेकर के सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। कंपनी कोई भी हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हमारे जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी जान को जोखिम में डाले। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर सरकार ने अपना काम किया है और यात्रा को बेहतर चलाने के लिए भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं अपने यात्रियों को देने का काम कर रही है, क्योंकि अन्य अलग अलग प्रदेशों से यात्रा में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और तमाम वो चीजें, अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो वाकई ये दुखद है कि कई सारी इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है। जिस टेक्निकल फॉल्ट को सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि किस कमियों के कारण ये इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये धर्म है और धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का कोई और। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार जांच कर क्या एक्शन लेती है या फिर हेली कंपनियां इन हादसों की अनदेखी करती रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पे चर्चा के हमारे साथ राजेश्वर पन्यूली जी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, देवचंद उत्तराखंडी है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, प्रशांत डीमरी जी है, तेज पुरोहित बद्रीनाथ, अरुण शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। सबसे राजेश का रुख करूंगा। 23 लाख लोगों ने यात्रा कर ली है, लेकिन सवाल लगातार यही है कि जिस तरीके से ये प्राइवेट हेली सेवाएं हैं, उनकी आपात होना और हादसों का शिकार होना, ये भी एक दिशा, इस दशा को देखनी चाहिए कि हम लोग चारधाम यात्रा को
अच्छे से कराने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। तो लोग है कि वो हेली सेवाओं को कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो फिर और परेशान हो रहे हैं। ऐसी भी लोग खबरें दे रहे हैं वहाँ जो पहुँच रहे हैं। राजेश्वर जी। धन्यवाद विशाल जी। और ये वास्तव में बड़ी दुखद बात है कि ढंग की दुर्घटनाएं हो रही हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जितनी भी चीज़ें जो भी सुरक्षा इस्तेमाल किए जा सकते हैं सारे सुरक्षा मानक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर सेवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई सड़क पर गाड़ी चला दी है, ट्रक चला रहे हैं आप, उसके लिए एक DGCA है जिसका पूरा एक तरीका, उसका जांच करने का तरीका होता है। उसके क्वालिफाइड जो चलाने वाले लोग हैं, जिनको पायलट कहें या जो भी कहें, वो भी सब भी क्वालिफाइड होते हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें जांच के दायरे में आती हैं। और इंक्लूडिंग कि उसकी मेंटेनेंस कैसे हो, डे टू डे मेंटेनेंस चेक की जाती है। ऐसा भी नहीं कि आप आज का चेक कर लिया 15 दिन तक। तो ये सब चीज़ें लेने के बावजूद, और माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें लगातार संवेदनशील भी हैं, लगातार देख भी रहे हैं। उन्होंने अभी नया उसको करा कि SOP मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी उसका लॉ करने की कोशिश वो कर दिया है कि कोई भी चीज़ इस ढंग की क्यों हो रही, पहली बात तो इसकी जांच हो, एक्चुअल समझ में आए कि टेक्निकलिटी में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रैक्टिकल दिक्कतें पे कहाँ पे आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल टीम का पूरा गठित किया गया है जो इसकी जांच करने के लिए उसमें लगी है। साथ ही साथ उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश कर ली है कि जो भी हेलीकॉप्टर सेवाएं, जिस भी ढंग की सेवाएं हो रही हैं, उनका वापस दोबारा से चेकिंग की जाए, हर हेलीकॉप्टर की सेवाओं को देखा जाए। और साथ साथ आप ये देखिएगा, देखिए SRF हो, सारी टीमें जो हैं, जो आफ्टर वर्ड्स अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना या उनके साथ कोई भी चीज़ें हैंडल करना, उन सब चीज़ों के लिए भी बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री इसमें खुद भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री भी कर्नाटक के किसी स्टेडियम में बैठ करके, बाहर बैठ करके, अंदर बैठ के जश्न मना रहे हो और बाहर जो है झगड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ में, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम, चाहे वो पर्यटन मंत्री से लेकर के लगी हुई है, इंक्लूडिंग चाहे मेडिकल टीम की बात कर धन सिंह रावत जी की जो अपने ठीक है राजेश्वर जी। जरा मैं आशीष सैनी का रुख करूँगा। आशीष, पूरी टीम लगी होने की बात कह रहे हैं, आप इस बयान से कितना तारुफ रखते हैं? चाहे उनकी बात कर लें, चाहे सतपाल में कर रहे, फिर भी मैं आपकी बात से बिल्कुल बात मानती, ये बात जरूर है, ये दुखद भी है और हमारे लिए अप्रत्याशित भी है कि किसी इस टाइप की दुर्घटना ठीक है, सारी चीजें ठीक है राजेश्वर जी, के बाद हो रही है, उनको रोका जाना जरूरी है, रोकने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। ठीक है आशीष जी, धन्यवाद आपका। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जनवरी फरवरी के महीने में चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग की थी, जिसको बीजेपी के लोगों ने बहुत भरपूर ढंग से प्रचार किया। आज के समय में स्थिति है कि चारधाम यात्रा, पहले तो ये समझ लें कि चारधाम यात्रा की होती क्या है। चारधाम यात्रा हजारों वर्षों से हो रही है यात्रा। जब ये सरकार भी नहीं थी, हिंदुस्तान आजाद भी नहीं था, तब भी हो रही थी और ये आज भी हो रही है। चारधाम यात्रा में राज्य की सरकार यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं कर रही है, या कौन सी कंपनियां काम कर रही है हेलीकॉप्टर चलाने में, कौन सी कंपनियां क्या काम कर रही है, उन सब पर नियंत्रण और उनकी जिम्मेदारी इनकी है। इनकी जिम्मेदारी सीमित है। चिकित्सा, पर्यटन, जो पर्यटक है उनका यात्रियों का परिवहन, और तीसरा ये जो परिवहन में ही आएगा ये हेलीकॉप्टर वाली व्यवस्था। ये तीन व्यवस्थाएं इनको दी गई। तीन व्यवस्था में अगर कोई कमी होगी तो सवाल इनसे पूछेंगे। इनकी प्रवक्ता ने कहा धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल नहीं सकते, राजनीति नहीं करेंगे। और अभी ये जो महानुभाव बैठे हैं, इन्होंने बात करते करते तब राजनीति की है कि कांग्रेस के वहां एक स्टेडियम में IPL मैच हो रहा था और इसलिए जो है वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भाई, IPL मैच हो रहा था तो IPL कराने वाली जो टीम है, IPL का चेयरमैन है, IPL की व्यवस्था है, वो उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती, या आप केवल नोट बटोरने के लिए बैठे हुए हैं? यानी जो काम इनका हो तो ये कहेंगे हमारी चारधाम यात्रा, हमारी चारधाम यात्रा। भाई आपकी नहीं है, ये देश की चारधाम यात्रा है और आपको देश में सरकार चलाने का और प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिले। आप अपनी जिम्मेदारियों में फेल हैं। 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं। हरिद्वार में देख लीजिए, नैनीताल चले जाइए, अल्मोड़ा में कैची धाम में चले जाइए, आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, प्राइवेट गाड़ियों के और जो सरकारी परिवहन 10-10 किलोमीटर लंबे जाम। आप उन 10 किलोमीटर लंबे जाम के लिए आप अगर इसी चैनल की एक पुरानी डिबेट को उठाकर देखेंगे,
मैंने इनसे कहा था, उस वक्त में देवचंद जी भी थे और अरुण जी बैठे थे, तब भी ये कहा था कि जो पार्किंग है, गाड़ियों को कहाँ खड़ा करना है, और आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटी गाड़ियां जो 32 सीटर या 25 सीटर होती है, वो लग्जरी गाड़ियां होंगी, अच्छी गाड़ियां होंगी, आप उत्तराखंड परिवहन में थोड़ा सा ज्यादा किराया भी ले सकते हैं उसका। तो ये जो गाड़ियां हैं, इनकी पार्किंग कराइए और यात्रियों को अपने बड़े बड़े वाहनों में शुद्ध ढंग से। लेकिन कोई ऐसी ना तो सरकारी कोई मंशा है, ना इनके पास कोई प्लान है, या मुझे लगता है इसमें कोई भ्रष्टाचार इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कर भी नहीं रहे। जो काम इनका है, ये काम में फेल है। चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग के लोग लगे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिन मरीजों का ये डाटा लेते हैं कि हाँ आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, कोई नहीं है, वो डेटा चिकित्सा विभाग के पास है ही नहीं। जो वहां रास्ते में कैंप लगे उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वरना इनके पास डेटा होना चाहिए कि ये मरीज है, आज इनका जो रजिस्ट्रेशन था उसके अनुसार ये आज आपके क्षेत्र में हो सकता है और ये बीमारी से ग्रसित है, तो आपको ये सुविधाएं या ये दवाइयां, ये व्यवस्था रख सकते हैं। सामान्य एक छोटा सा सॉफ्टवेयर वो इस काम को कर सकता है, वो इनके पास है ही नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने छूट खाने के अलावा कोई काम किया है, नहीं किया है। और इनसे बात करो तो ये तुरंत राजनीति में उतरते हैं और घिनौनी राजनीति में उतरते हैं। ये ऐसे उदाहरण देते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। भाई अगर कर्नाटक में किसी स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई, हुई, कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, तो क्या आप बदला लेंगे उत्तराखंड को बराबर करने के लिए? तो यहाँ भी गला घोट कर मार दीजिए, लेकिन यात्रा तो ठीक से चलाइए। तो इसलिए इस सरकार में मैं आपको बिल्कुल विशाल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस वक्त की राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, जवाबदेही कोई नहीं है, जिम्मेदारी कोई नहीं है, और श्रेय लेने के लिए ऐसे खुद के आते जैसे। ठीक है, मैं और भी लोगों को चर्चा में शामिल करता हूं। आशीष, मैं आपको रोकूंगा। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ जुड़े हुए, यूकेडी के प्रवक्ता है। देवचंद जी। जी विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आज का जो विषय है वो बाकी चीजों में न जाकर सिर्फ ये है कि यात्रा कैसे चल रही है। यात्रा का सारा पैनल जी ने बता दिया और हमारे सैनी साहब ने बताया, बहुत अच्छे अच्छे सैनी जी ने बताए हैं। और बीच में सरकार का प्रचार के लिए पैनल जी को भी बताना पड़ेगा, उनको भी बताया उन्होंने। लेकिन मेरा एक मानना है कि ये जो हेलीकॉप्टर हादसा, ये हादसा सरकार का सीधा सीधा फेलियर है, नाकामी है। अब वो मैं उदाहरण देता हूँ कैसे। इनको अभी जो मुख्यमंत्री धामी जी बोल रहे थे कि नया रिकॉर्ड बनाएंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये जो है रिकॉर्डों की तरफ जाते हैं। बहुत बड़े जो बहुत सारे यात्री आएंगे, बहुत सारे यात्री आएंगे, रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन जब इन्होंने इस एविएशन कंपनियों को अगर इन्होंने जब एमयू कराया होगा, तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई होंगी, तो वो कमीशन में वो चंदाखोरी कर गए। जैसे गौ माता में चंदाखोरी हो गई, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसमें होना ये चाहिए था कि आपका 4 साल या 5 साल से पुराना हेलीकॉप्टर नहीं होना चाहिए, आपके इंजीनियर इसमें होना चाहिए। अब आप मैं एक और चीज बताता हूँ टेक्निकल, कि जब भी उन सब चीजों पर यातायात का, जब गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटर, सब चीज हो, उन पर एक इंस्पेक्शन होता है, एक टेक्निकल उसमें इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उसको कितना घंटे टोटल फ्लाइंग आवर कितना चाहिए, वो उससे ज्यादा न उड़े। उसके बाद उनका इंस्पेक्शन ऐसा हो कि वो हावरली हो, 6 घंटे बार इंस्पेक्शन, या 12 घंटे में हो, या 24 घंटे में हो, इस प्रकार का कोई कार्रवाई हो। उसके बाद कैलेंडर के हिसाब से हो, फोर्टनाइटली हो, त्रिमासिक में हो और 6 महीने में हो। ऐसा ये नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाना है कि इतने यात्री आएंगे और ये एविएशन कंपनी ने इतने यात्री ढो दिए। इसमें क्या हादसा हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, ये सोचने का काम नहीं है। मैं तो भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये सबक ने सीखे हैं कि इससे पहले कितनी हमारी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए और हताहत हुए हैं, उससे भी सबक नहीं लिया है। तो ये आनन फानन में एमयू कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ जो अब उन्होंने मोटा रकम दिया है इनको, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ विशाल जी, इसमें सीधा बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद उसने वो अपना खामियाजा पूरा करना है, तो सेवा वाला जो मैंने अभी ये टेक्निकल बात बताई वो नहीं कर रहा, वो यहाँ से उठा रहा वहाँ फेंक रहा, वहाँ से उठाता है यहाँ फेंक रहा, और वो लगातार चलते जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी नहीं तय है, किसी की जिम्मेदारी नहीं तय। कुल मिलाकर बात ये है, ये एक जांच का विषय है, और जांच का विषय के बाद इसमें मैं कहता हूँ कि एमयू से लेकर के जब इनका एग्रीमेंट हो गया तब से लेकर के पूरा जांच होना चाहिए, और जो दोषी हैं सीधा सीधा इन पर मुकदमा होना चाहिए। और इन पर जो है ये, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था ये ट्राइंग टू मर्डर की तरफ से एकदम देखकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
अब इसी प्रकार का यात्रा बहुत सुलभ चल रही है, चारों तरफ बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। अरे भाई वो श्रीनगर में जो ये सिख समुदाय के लोग, श्रीनगर मेरा गांव पड़ता है, वहां के लोगों को तलवार लेकर क्यों भाग रहे थे? ये तो देश से एक तरफ। अभी जो जाम की बात सैनी जी कर रहे थे, मसूरी जाता हुआ एक आदमी जाम के चक्कर में मर गया, हॉस्पिटल तक आ ही नहीं पाया, जबकि वो तो यात्रा के रूट से अलग है। इस विशाल जी, इन डिबेटों में सैनी साहब को पता है सब। ठीक है, मैं देवचंद जी आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ प्रशांत जी भी, उनका भी रुक करेंगे। लेकिन इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको यूपी के कानपुर से बता रहे, लोहिया फैक्ट्री के TIL में भीषण आग, वेल्डिंग की चिंगारी से फैक्ट्री में भीषण आग। आग पर काबू पाने की कर्मचारियों ने की कोशिश। फैक्ट्री में छाया घना धुआं, दम घुटने की स्थिति। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र के लोहिया फैक्ट्री का हुआ हादसा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आकाश रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अगर बात करें लोहिया फैक्ट्री की TIL यूनिट में आग लगी है। ये लोहिया फैक्ट्री में TIL यूनिट में वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग से निकली चिंगारी से धागे की जो फैक्ट्री थी जहाँ पे धागे बनते थे उसमें आग लगी थी। चिंगारी से पहले आग नॉर्मल सी थी, उसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। आग का विकराल रूप देखते ही कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिससे कि भयभीत होकर जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो भी वहां से भाग निकले। उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां अभी भी आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अभी मौके पर CFO दीपक शर्मा, बिल्हौर ACP अमरनाथ यादव, चौबेपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जी, क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर? आपको बताना चाहूंगा अभी तक फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि जो फैक्ट्री का माल है वो काफी ज्यादा जल गया है, जिससे कि फैक्ट्री में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कर्मचारी भागकर बचाई है अपनी जान। यूपी कानपुर से एक और आपको खबर बता, जहां बच्ची से छेड़छाड़ हुई। घर के बाहर पानी, नाबालिग से छेड़छाड़। घर के बाहर पानी भर रही नाबालिग से छेड़छाड़। के विरोध करने में बीच राह की पिटाई। दबंग सहित बैल की पिटाई। दबंगों ने दबंगई का वीडियो हुआ है वायरल। चकेरी थाना क्षेत्र श्यामनगर का ये पूरा मामला। नाबालिग के विरोध करने पर बीच की गई पिटाई। किशोरी और उसकी बहन की बेल्टों से की गई पिटाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे कानपुर ब्यूरो चीफ मधुर मोहन दुबे। मधुर, अगर बात की जाए तो घर के बाहर पानी भर रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के साथ पिटाई भी की गई है। मधुर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, बताइए। नाबालिग से छेड़छाड़ के साथ साथ उसकी साथ मारपीट भी की है दबंगों ने। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे चकेरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है श्यामनगर, जहाँ पर एक नाबालिग जो लड़के पानी भरी थी। मोहल्ले के ही एक युवक है जिसने उसका छेड़छाड़ की थी, जिसका इसने विरोध किया था। विरोध करने के बाद हमने खुद वीडियो फुटेज देखा है कि जो युवक है वो बेल्टों से उस महिला को मार रहा है, लड़की को मार रहा है, उसकी बहन उसको बचाने आती है, उसको ही मारता है। वहीं जो उसके जो आरोपी है लड़का है, उसके दोस्त है, वो भी उस लड़की को मार रहे होते हैं और उसका काफी बेल्टों से मारपीट करते हैं। वही जो युवती की बहन थाने में तहरीर दी है, मौके में पुलिस आ गई थी, लेकिन वो जो युवक है, जो आरोपी, वो फरार हो गए। पुलिस की जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोशल मीडिया पर थाना चकेरी से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के साथ
और एक और औरत उसके साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में जो दोनों युवक हैं उनकी तलाश की जा रही है और जो तहरीर पुलिस को प्राप्त है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी यूपी के मेरठ से आपको खबर बताया जहां पर खंडहर में महिला का शव मिलने से हड़कंप, सिर और चेहरे पर वार कर महिला की गई है निर्मम हत्या। दो दिन से खंडहर में पड़ा था महिला का शव। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। ये सदर बाजार थाना सदर बाजार में कंपनी बाग पड़ता है, उसके सामने आर्मी की खंडहर है। इसमें एक महिला का शव मिला है और प्रथम दृष्टया इसके सिर पे जो ये है चोट लगी है और सिर पे वार किया गया है और ये शव करीब 2 दिन पुराना लग रहा है और इसमें जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। घटनास्थल का शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसका पंचनामा कराया जा रहा है। पंचनामा के बाद इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटना अनावरण के लिए पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कोई दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है? देखिए ये इसकी पुष्टि होगी। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और इसकी पोस्टमार्टम कराकर इसमें आवश्यक कार्रवाई की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अगर बात की जाए तो महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल सदर थाना क्षेत्र के गांधी बाग के सामने एक खंडर है। उस खंडर में एक महिला का न्यूड अवस्था में शव मिला है। शव कुचलकर वहां पर गिरा गया है। उस पर ईंट से वार किए गए थे। उसके बाद वहां पर शव फेंककर जो हत्यारोपी है वो फरार हो गए हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया बता रही है कि हो सकता है 2 से 3 दिन पहले इस शव को यहाँ फेंका गया हो। दुष्कर्म की भी आशंका जताई गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर इस हत्याकांड को किस तरीके से और किन लोगों ने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, अभी हम सुन रहे थे देवचंद उत्तराखंडी जी को, उन्होंने अच्छी बात कही कि भाई MOU साइन हुआ तो उस वक्त क्या नॉर्म्स थे, क्या ये सब सवाल पूछे गए थे कि आपका हेलीकॉप्टर, क्योंकि जितनी सुगम यात्रा होगी उतनी आसानी से लोग पहुंच सकते थे, क्योंकि अब तो बहुत चीज़ें हाईटेक हो गई। हम उस दौर में तो नहीं हैं कि जो आज से 50 साल पहले थे या 60 साल पहले थे। अब हम लोगों ने चीज़ों को बहुत बदला है और हेलीकॉप्टर का सारा अधिकतर हर आदमी आता है, कहता यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ हेलीकॉप्टर में बैठे को दर्शन करके फिर सीधे आ जाएंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर्स के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर तो है। अरुण जी। जी बिल्कुल विशाल भाई, देखिए हम उस जमाने के लोग हैं जब हमें याद है कि ऋषिकेश से 4 धाम के लिए गेट सिस्टम में यात्रा चला करती थी। मतलब एक निश्चित टाइप पे यहाँ से बसें छोड़ी जाती थी और निश्चित टाइप पर दूसरी जगह से भी बसें छोड़ी जाती थी। और उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमें बताते थे कि ऋषिकेश से जो सॉरी 4 धाम यात्रा जाती थी वो पैदल जाती थी। और आज भी अगर आप पुराने कोई जानकार हो उनसे पूछेंगे तो ऋषिकेश से 4 धामों तक हर 9 मील पर एक पड़ाव होता था जिस नाम के आगे चट्टी लिखा रहता था।
प्याना चट्टी, मोहन चट्टी, जानकी चट्टी, ये तमाम उस समय के पड़ाव हैं। ये पड़ाव होते थे। यहाँ एक झोपड़ी होती थी जिसे हम धर्मशाला कहते थे, और उस धर्मशाला में जो साधु संत जाते थे उनको फ्री राशन और रहने की व्यवस्था मिलती। ये एक स्वरूप था, और धीरे धीरे जैसे चीजें बदलती गई, विकास की अवधारणा आगे बढ़ी, तो यात्रा का स्वरूप भी बदला। पहले वो फट्टे वाली बसें होती थी, अब तो एसी बसें चल रही है, अब तो हर जगह कार जा रही है। अगर हम देखें तो बद्रीनाथ और गंगोत्री में तो बिल्कुल कार जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर के पास तक, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री में पैदल जाना पड़ता है। और केदारनाथ ज्यादा टफ इसलिए है कि केदारनाथ में अभी लगभग 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, लेकिन हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। लेकिन यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री में पैदल ट्रैक केवल 7 किलोमीटर का बचा है, क्योंकि जानकी चट्टी तक वहां सड़क चली गई है, वहां तक गाड़ियां जा रही है। अब आप देखिए, सबसे टफ जो रूट है वो केदारनाथ का है। इसके बावजूद कुछ सालों में सबसे ज्यादा अगर तीर्थ यात्री जा रहे हैं तो वो केदारनाथ ही जा रहे हैं। आपदा के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की ब्रांडिंग और केदारनाथ को नए सिरे से बसाया, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए केदारनाथ एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इसलिए यात्री वहां ज्यादा जा रहे हैं। ये एक सामान्य सी बात है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ में भी आजकल काम चल रहा है, जो बद्रीनाथ को डेवलप सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, उसमें भी काम चल रहा है। केदारनाथ का काफी हद तक काम हो चुका है। और उसके बाद देखिए, कुछ सालों से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चली है। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि जब वाहन चलेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी, बिल्कुल। तो अगर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तो भी दुर्घटनाएं होंगी। और पिछले कुछ सालों में हमें तो वो दिन भी याद है जब हेलीकॉप्टर के पिछले साल की घटना थी, इसी साल नहीं, पिछले साल शुरुआत की घटना थी, जब यूकाडा के एक इंजीनियर का फिर पिछले पंखे से कट गया था जी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और यूकाडा हमारे यहाँ नोडल एजेंसी है हेलीकॉप्टर एविएशन सर्विस की, तो वो यूकाडा के इंजीनियर का सर कटना और यूकाडा की देखरेख में 9 हेलीकॉप्टर कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना, फिर से अगस्मुनि फाटा से कि वो केदारनाथ के लिए फ्लाई करे, दूसरी तरफ सहसदारा और जॉलीग्रांट से अलग सर्विसेज है चार्टर की, वहां अलग हेलीकॉप्टर चलते हैं जो 4 धाम या 2 धाम या 1 धाम सीधे सीधे यात्री को ले जाते हैं और वापस देहरादून ले आते हैं। तो ये तरह की सर्विसेज है और इनसे सुविधाएं ज्यादा मिली है। जब सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी तो नेचुरली यात्री का फ्लो भी ज्यादा होगा। आपने देखा होगा, इस बार हम जब शुरुआत में चर्चा कर रहे थे डिबेट्स में, तो हम लोगों को लग रहा था कि इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसकी वजह से हो सकता है जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो शायद कुछ कम हो, लेकिन इसके बाद तो वो जो भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव के जो दिन थे शुरुआत पिछले महीने के, उसके बाद 12 तारीख के बाद यात्रा लगातार बढ़ी है, कम नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन लगातार हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यात्री लगातार निर्बाध रूप से चारों धामों तक पहुंच रहे। ये उस संख्या से निश्चित हो जाता है जो 27 लाख यात्री अब तक आ चुके हैं लगभग 1 महीने में, तो उससे 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई थी, तो वो ज्यादा आ गए हैं। तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं यात्रा में कोई विघ्न नहीं आया, और यात्रा धीरे धीरे, उसके बावजूद कि भारत पाकिस्तान तनाव हुआ, उसके बावजूद कि उसके बाद बारिश और बर्फबारी पहाड़ में लगातार हुई, उसके बावजूद कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और हमें लगता है कि पिछले सालों से ज्यादा यात्री इस साल यात्रा के लिए आएंगे। बिल्कुल, विशाल, क्योंकि मुझे याद है हम लोग चर्चा कर रहे थे 4 धाम यात्रा पर, तब आप ही ने बात कही थी कि लोग इस बार हो सकता है कि जो भीड़ का अनुमान हो उस तरीके से भीड़ ना आए, क्योंकि उसी टाइम भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर भारत का करना और महाकुंभ तमाम चीज़ें थी। लेकिन हमारे साथ प्रशांत डीमरी जी भी हैं, तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ से। प्रशांत जी, चलिए उनसे फिर से जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। राजेश्वर जी, जब MOU साइन हुए या जब हम लोगों ने सुगम यात्रा देने की बात कही,
सबसे पहली बात आती है कि हम लोग अपने जो सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा कि अरुण जी ने। सवाल बार बार ये उठता है कि हम लोग कितना सचेत हैं। मैं किसी और राज्य की, किसी और घटना की बात नहीं करूंगा, चाहे वो इंजीनियर का सरकट ना हो या अभी हाल फिलहाल में 5 लोगों के हेलीकॉप्टर की क्रैश की वजह से जान, और तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग होती है। इमरजेंसी लैंडिंग है, कोई इमरजेंसी हुई होगी, लेकिन इस तरीके से एक प्राइवेट संस्था को जिसको हम लोगों ने दे रखा है, तो उस पर कोई तो सवाल पूछे जाएंगे या नहीं? उनसे कहा जाए कि चलिए आप 1 बार 2 बार 3 बार। विशाल जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% सवाल पूछे जाने चाहिए। और सवाल सिर्फ विपक्ष की बात नहीं, सवाल सरकार भी पूछ रही है, आपके उसमें क्या गलतियां थी, और सवाल अपनी उनके साथ साथ कुछ अपनी जांच एजेंसी भी बैठा रही है कि वो जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब वास्तव में टेक्निकली फिट है कि नहीं है। देखिए, आप एक चीज बात, आप मैकेनिकल चीज़ों पे इन्वॉल्व है, टेक्निकल चीज़ों पे इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलतियां का मतलब ये नहीं कि आपकी जानबूझ के करी गलतियां, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में कोई गलतियां। और एक हमारे भाई उत्तराखंडी भाई की चिंता भी बड़ी वाजिब चिंता है, लेकिन उनको मैं साथ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन होता है, वो बड़ा टेक्नोक्रेटिक एग्रीमेंट बनता है। उसमें वो सारी कंडीशंस, वो सारे टेक्नोलॉजिकली चीज़ें कि वो टेक्निकली फिट है कि नहीं फिट है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे हैं कि नहीं है, वो फ्लाई करने के लिए। और फ्लाई करने के लिए हम और आप कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है। टेक्निकली क्वालिफाइड कौन है? जो टेक्निकल है उसके, और उसके क्या स्टैंडर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने की है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि हम वो सारे प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, जो एसओपी में बनाए गए हैं, हम उसको फॉलो करें। इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हम उसके बियॉन्ड भी जाकर अब देखेंगे कि अगर उसमें कुछ खामियां रह गई हैं बिकॉज ऑफ दी हमारी अलग कंडीशन होने के कारण से, विंड कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन हो, लोड की कंडीशन हो, उन कंडीशन को देख करके, एयर प्रेशर की कंडीशन हो, उन सब कंडीशन को देख करके हम उसके एसओपी में अगर कोई और सुधार स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से करना है तो हम उसको भी करने के लिए तैयार है, वो भी करेंगे। लेकिन ये कोई कहे कि जो हमने कोई चीजें टेक्निकल नहीं देखी, 100% टेक्निकल देखी। हम यात्रियों के सुरक्षा के लिए जो है, सुरक्षा तो एक चीज हुई, सुरक्षा के साथ उनकी हेल्थ की बात करें, दर्शन सुलभ हो, ये सारी चीजों के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और लगातार उन चीजों पे काम भी कर रही है। इस बारे में मैं सबको एश्योर करना चाहता हूं और सबको सब दिखना भी चाहिए कि अभी हमारे अरुण भाई जी बता रहे थे कि अरुण शर्मा जी की पुरानी जमाने, क्योंकि मैं इनके साथ काफी समय रहा, इनके पिताजी को भी जानता था, तो उस जमाने की जब काली कमली की धर्मशालाएं कहाँ से, कलकत्ता से चलती थी और कहाँ तक की यात्राएं कराती थी, केदारनाथ तक की यात्राएं कराती थी, वो उस समय तक की हम बात करें तो वो वाले जमाना भी था। तो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। वही तो सवाल है, जब हम आधुनिकता की ओर बढ़े नहीं थे तब हम कलकत्ता से 4 धाम करा देते थे। अब तो देहरादून डोईवाला से ही मुश्किल हो रहा है लोगों को, हेलीकॉप्टर के साथ। मुश्किल नहीं, हेलीकॉप्टर के साथ। अब उस समय जो हम कराते थे, मान लीजिए 1 लाख लोगों को साल भर में करा पाते थे, अब हम 1 लाख लोगों को 1 दिन में करा रहे हैं। देखिए अब वो सब चीजें फर्क, आप उन सब चीजों की बातें फर्क है। उस समय भी आज अगर आपको पता हो, शायद अरुण शर्मा जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, लोग अपने घर से अपना खुद का श्राद्ध करके चलते थे कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो आप उन चीजों को हम ना जाएं कि वो टेक्निकली और प्रैक्टिकली क्या चीजें होती थी। आज की डेट में हम सुरक्षित करते हैं, सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी यात्री किसी भी कारण से, 5 जैसे भी हमारे शायद आसिफ रहे थे कि यात्रियों की स्क्रीनिंग होती है, पता नहीं 5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, बाकायदे स्क्रीनिंग के रिकॉर्ड होते हैं, आज की डेट में ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं। उसको पता नहीं, इसको नहीं पता, मुझे नहीं पता कहां से खबरें आती हैं और क्यों इस ढंग की खबरें बार बार करते हैं। हमें उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, हमें अपने प्रदेश की बात करनी चाहिए, हमें अपने विजन अच्छा बनाना चाहिए। जो अच्छी बातें आप कम से कम अच्छी बातों को कहिए कि कम से कम, और जो गलत बातें हैं उन बातों को डाटा सहित, फैक्ट सहित लेकर के आइए, न कि जनरल स्टेटमेंट देने की कोशिश कीजिए जिससे लोग भ्रमित हों। चलिए ठीक है, मैं प्रशांत फिर से जुड़ गए, तीर्थ पुरोहित है। महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी, आवाज़ अब तक पहुंच रही है नहीं मेरी? जय चार धाम। 4 धामों को लेकर जितना अच्छे से
लोग आ रहे हैं। 23 लाख की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 23 लाख से ज़्यादा लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और इसको और सुगम बनाने के लिए बहुत आधुनिकता का प्रयोग किया जा रहा है कि लोग आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें। लेकिन इस बीच आपके हिसाब से क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं ठीक चल रही हैं और अन्य सेवाएं? प्रशांत जी। जी देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हर साल जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। यहाँ की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जो है पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, सुविधाएं बढ़ी है और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं कि श्रद्धालुओं का मूवमेंट को बढ़ा हुआ है, जैसे अभी आपने पहलगाम घटना को देखा। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि अभी चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड चारधाम महापंचायत की और सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ में गढ़वाल कमिश्नर की मीटिंग हुई थी ऋषिकेश में, जिसमें कि कई व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई थी। जिसमें सबसे मुख्य बात ये थी, एक तो वीआईपी मूवमेंट को लेकर बात हुई थी और दूसरी इन्हीं हेली के बारे में बात की गई थी। देखिए, हेली सेवाएं क्या है कि जैसे इनकी इमरजेंसी लैंडिंग है या किसी वजह से क्रैश हो रहे हैं, तो इसके पीछे देखिए जी, तकनीकी कारण तो एक अपनी जगह पर हम मान सकते हैं। कई धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जिनका उल्लंघन होता है, जिस वजह से प्रकृति जो है इस छेड़छाड़ को पसंद नहीं करती, जो हम मानते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले या पिछले साल भी क्या हुआ था कि बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर या केदारनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी गई थी, जो कि धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ होता है। हम तीर्थ पुरोहित होने के नाते इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। शायद सनातनी होने के नाते अन्य सभी लोगों को मानना चाहिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा दिखावा करना, कुछ ज्यादा ही श्रद्धा को ओवर वो कर देना जो है अच्छी बात नहीं है। जैसे कि बद्रीनाथ के मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। आप देखिए, भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम के अगर वहां फूलों की वर्षा करेगा, भगवान विष्णु तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर मंदिर एक स्पिरिचुअल सेंटर होता है। एक स्पिरिचुअल सेंटर की जो एनर्जी लेवल होता है बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी होता है। और हेलीकॉप्टर आता है तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो तकनीकी खराबी आई वो वहाँ के धार्मिक मान्यताओं के अगेंस्ट में जाकर के ही घुस आई है। और इसके अलावा भी देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्म करता रहता है कि अभी कुछ दिन पहले जो गंगोत्री में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए थे, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर यही तो हुआ था, जो आपका मौसम है उन्होंने बता दिया था कि 2 दिन जो है मौसम खराब रहेगा, उसके बावजूद जो है वहां पर से जो है टेक ऑफ किया गया। तो ये किसकी गलती है? उसके अलावा भी क्या है कि जो वहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर जो पायलट होते हैं, पायलटों की स्थिति यह है कि वो सीजनल पायलट हैं। ठीक है जी, अब चारधाम यात्रा शुरू होगी, अब आप जाओ अपने अपने क्षेत्र पे वो करने के लिए। तो वहां पर भी देखिए, एक जो है वहाँ पे एक कुशल पायलट चाहिए कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को समझ करके यहाँ पे पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो यहाँ पे किसी की जान का सवाल है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ पर एक प्रयोगात्मक तरीके के लिए भेजे गए हैं। अगर हम देश के अन्य राज्यों करें तो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र तो और राज्यों में भी हैं। आप इतिहास उड़ाकर देख लीजिए, क्या वहां पर भी इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैशेज हो रहे हैं? क्या वहां पे भी क्या इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है? क्या कहीं पे भी ऐसा नहीं है? किसी भी राज्य का आप जो है आंकड़ा देख लीजिए। 2013 की आपदा के बाद जो है उसके बाद से सबसे पहला हेलीकॉप्टर तो वही उसी समय क्रैश हुआ था जिस समय वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। उसमें भी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। शायद ये सब चीजें उसी वजह से हो रही हैं, तीर्थ होने के नाते। और जो है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो यही सब चीजें कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आशीष सैनी जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी। ने 2-3 बातें रखी है, मुझे उन पर आपत्ति इसलिए कि बार बार इनका ये कहना कि चारधाम यात्रा में पहले ऐसा हुआ करता था और आज ऐसा होता है, तो बार बार इनको ये मैं बता देना चाहता हूँ, चारधाम यात्रा आपके भरोसे नहीं चल रही है। आप थे तो भी सरकार तो भी चल रही है, आप नहीं होंगे तब भी चल रही है। तो इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि चारधाम यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा या कार्यक्रम। ये बार बार इस तरह से कहना कि हाँ पहले ऐसा हुआ था, पहले तो संसाधन नहीं थे। पहले तो घर में 10-12 बच्चे पैदा होते थे, 8-10 बच्चे में से 6-7 बचते थे, 6-7 मर जाते थे, 2-3 बचते थे। तो क्या आज भी आप उसी जनसंख्या कार्यक्रम को चलाए रखेंगे? आप लगता है कि डेवलपमेंट जैसे शब्द भूल चुके हैं। हर बार हर विचार आपका यही चलता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि दूसरे को दोष देने के बजाय
आपने जिन 3 जिम्मेदारियों को उठाया था, उन 3 जिम्मेदारियों में जो कमी है उसको सुनने का और उसको काम करने काम कीजिए। अभी अमित जी ने कहा कि जब मशीनों का इस्तेमाल होगा गाड़ियों के रूप में, हेलीकॉप्टर के रूप में, किसी भी रूप में, तो दुर्घटना होने की एक संभावना रहती है। वो अगर जितनी संभावना उतना ही बेस्ट है। अगर वो 10% है तो घट के वो 1% पे आए, 1% है तो 0.01% पे आए और भी कम हो। तो ये जरूरी है कि आप जो सुविधाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो सुविधा देने के लिए आपके मिशन में कहाँ कमी है। इसमें इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरों को पूरा दोष दे देंगे और अपने आप बहुत बड़े पाक साफ होकर निकल जाएंगे। ये चीजें छोड़ दीजिए। चार यात्रा एक धार्मिक पर्यटन है। उत्तराखंड क्योंकि गौरवान्वित है अपने इन देवी देवताओं के स्थान होने के कारण, और पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। राज्य बना है अभी 25 साल पहले, और राज्य की जो सरकार है वो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की और पता नहीं कितने इंजनों की सरकार है। उस इंजनों का एवरेज बहुत भारी पड़ रहा है। आपकी वजह से जाम लग रहा है। आपने एक पुलिस कर्मियों को खड़ा कर दिया 8-8 घंटे के लिए, और अगर ध्यान से देखेंगे तो 10-10 घंटे उन्हें ड्यूटी देनी पड़ रही है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, जानवरों का खतरा भी है, गाड़ियों का खतरा भी है। आपने क्या पुलिस कर्मियों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए पर्यटक पुलिस का गठन किया, जो खंडूरी जी के समय से भी शुरू हुआ, उसका बहुगुणा जी के समय में चर्चा हुई, और उसको आने का, उसको एक शेप देने का काम था। आप पिछले 7 साल से नहीं कर पाए। तो आप अपना फेलियर ढूंढिए कि कहाँ पर है। और अगर आपको जानकारी नहीं है, कोई टेक्निकल चीज आती है और आपके इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आप कांग्रेस से किसी व्यक्ति को बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ गड़बड़ है। ठीक है आशीष जी, समय की बाध्यता, मैं जल्दी से फाइनल कमेंट अरुण शर्मा जी से लूंगा। अरुण जी फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट क्लोज करता हूँ। देखिए विशाल भाई, यात्रा हमेशा चलती रहेगी, चलती आई है। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जब ये 4 धाम हुए तब से चलती आई है और आगे चलती रहेगी। और देखिए लगातार इसमें लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पीढ़ियां, एक पीढ़ी गुजर जाएगी, दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इससे कुछ नहीं। लेकिन सवाल वही है कि इसके बेहतर प्रबंधन के लिए क्या काम किया जा सकता है। क्योंकि 6 महीने से जब ये यात्रा को लेकर मीटिंगें चलती है प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं कमी सामने नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर यह शासन प्रशासन का फेलियर है। बिल्कुल। और जहां तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के सवाल है, तो देखिए दिन भर में लगातार महीनों में कोई एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। जैसे हमने पिछले दिनों गंगनानी में देखा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। वो अहमदाबाद का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया। यहाँ कोई कंपनी लीज पे चला रही थी उसे। एक हमने कल देखा है जो सड़क पे उतर गया। तो ये देखिए गाहे बगाए होते हैं, और कोई कंपनी, कोई पायलट कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका जो कॉप्टर है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उससे वो पूरी छवि पे फर्क पड़ता है, यात्रा पे फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजें होती है। यही बात ये है, जैसे अभी सैनी जी ने कहा कि कितना बेहतर प्रबंधन किया जाए, ये जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये उत्तराखंड की छवि का सवाल भी है, जो देश विदेश में उत्तराखंड की छवि को गढ़ने का काम करते हैं। जी विशाल देवचंद जी, जल्दी से अपनी बात को कहें। जी बिल्कुल विशाल जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि पैनल जी ने भी बोला, सबने बोला, और अभी जो शर्मा जी ने बोला, मैं उनसे सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है यात्रा को जिस प्रकार से पहले आप बोल रहे थे कि श्राद्ध करके जाते, पैनल जी ने बताया, आज इसको यात्रा धर्म के नाम के साथ साथ इसको पर्यटन बना दिया है। नॉर्मल इसको आस्था से हटकर चल रहे हैं लोग। पहले कभी 10 साल या 5 साल का बच्चा यात्रा पर केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं आता था, आज आता है। तो ये इसके लिए भी तो कोई करे कि भैया इनको नहीं आया जाए, ताकि संख्या बल जो बार बार इस बार भयंकर पर्यटक आए, इसका जरा कुछ कमी हो। आज अब जो मैंने स्पेशली जो मैंने हेली क्रैश की बात करी, अगर मैं बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर लाऊं तो इतना समय नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि क्या इस क्रैश का तकनीकी अभी कोई जांच नहीं होनी चाहिए, इस पर जांच बिठानी नहीं चाहिए, इस पर जांच बिठानी चाहिए कि इसका बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन हुआ, आफ्टर फ्लाइंग इसका इंस्पेक्शन होता है, और इसका एक मिड टर्म फ्लाइंग इसका इंस्पेक्शन होता है। ये चीज हो, और ये सिमिलर सिर्फ एयर के लिए, मैं हेली के लिए, मैं ये जहाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
इस प्रकार का जो इंस्पेक्शन है, जो उत्तराखंड में बाहर की गाड़ियां दनादन 15 साल 20 साल पुरानी आ रही है और यहाँ पर एक हमारे एरिया को बदनाम कर जाएंगी, खराब हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सभी चीज का ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, हमने जो पार्किंग की व्यवस्था लेकर पहले सुझाव दिए थे कि कोई ऐसा पार्किंग प्लेस हो जहाँ बाहर की गाड़ियां आकर रोक दी ठीक है देवचंद जी, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी इस प्रकार चाहूंगा। से बहुत सारी खामियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी, आशीष जी, देवचंद जी, प्रशांत जी, अरुण शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से यात्रा चली हो, जो हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर। फिलहाल मानना तो यही है कि एक अच्छी से यात्रा इसे अब तक चल रही है। जो ये खबरें आ रही हैं इन पर रोक लगे और व्यवस्थाएं जो है वो और सुगम हो जाए। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।